नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। हमारी जो क्लासेज आ रही हैं वो आ रही हैं ओपीडी पे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा पे। हम पिछली क्लास के अंदर हमारी जो लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा का जो सिलेबस है उसकी जो अंतिम यूनिट है जिसका नाम था अपने पास हाइड्रोकार्बन, उसकी अपन ने 3 क्लासेज पढ़ ली हैं। फर्स्ट क्लासेज के अंदर अपन ने ये पढ़ा था कि एल्केन जो होती है, एल्केन क्या होती है। सेकेंड क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था एल्किन के बारे में, अपन ने विस्तृत चर्चा की थी। थर्ड क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था एल्काइन के बारे में। आज मैं आपके लिए उसी यूनिट का जो अंतिम पार्ट है वो लेके आया हूं, जिसका नाम जो है वो है अपने पास एरिन। एरिन क्या होती है? एरिन होती है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक साइंटिस्ट था जिसे अपन हकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? हकल। हकल्स के रूल को यदि कोई फॉलो करता है, जिसे अपन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोलते हैं, यदि सिस्टम को कोई फॉलो करता है तो वो कंपाउंड जो होते हैं वो सारे कहलाएंगे अपने पास कौन सा? एरोमेटिक कहलाएंगे। कौन से कहलाएंगे अपने पास? एरोमेटिक। तो चलिए आज की क्लास की अपन यहीं से शुरुआत करते हैं और अपन पढ़ते हैं कौन सा? एरिन। क्या बोलते हैं इसको? एरिन। एरिन को अपन बोलते हैं कौन सा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरिन को अपन बोलते हैं साहब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये चलिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आपको पता ही है, जिसके अंदर कार्बन भी होना चाहिए और उसके अंदर अपने पास क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन भी होना चाहिए। लेकिन इसके आगे जो एक वर्ड लगा हुआ है जिसे अपन बोलते हैं एरोमेटिक। क्या बोलते हैं इसको? एरोमेटिक। एरोमेटिक के लिए मैंने आपको बताया था कि एक रूल्स आता है हकल्स रूल। कौन सा रूल आता है? हकल्स रूल। और हकल रूल के अंदर भी अपन को 4 पॉइंट पढ़ने थे, वो मैं एक बार आपको वापस रिवाइज करवा देता हूँ। पहले एक बार ये थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को एरिन भी कहते हैं। एरोमेटिक जो होती है हाइड्रोकार्बन, उसे अपन एरिन भी कहते हैं, क्योंकि इनके अधिकांश यौगिकों में विशिष्ट गंध होती है। क्योंकि इनके जो अधिकांश यौगिक होते हैं उनके अंदर क्या होती है? विशिष्ट गंध होती है, स्पेसिफिक स्मेल होती है या फ्रेग्रेंस होती है। ग्रीक शब्द में एरोमा, एक ये जो ग्रीक लैंग्वेज का जो वर्ड है जिसे अपन एरोमा बोलते हैं, एरोमा का मतलब जो होता है उसका होता है, क्या होता है? सुगंध होता है। एरोमा जो होता है उसका मतलब होता है अपने पास कोई फ्रेग्रेंस आती है ना, कोई भी अपने पास खुशबू आ जाएगी या सुगंध आ जाएगी, उसे अपन बोलेंगे कौन सा? एरोमा कहते हैं। जिसका अर्थ एरोमा होता है रहती है। ऐसे यौगिकों को और ऐसे जो यौगिक हैं उन्हें अपन कौन सा यौगिक बोलते हैं? एरोमेटिक यौगिक बोलते हैं। कौन सा यौगिक बोलते हैं बेटा? एरोमेटिक यौगिक। चलिए, सेकंड पॉइंट है जिन एरोमेटिक यौगिकों में बेंजीन वलय होती है, जिनके अंदर जिन एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर बेंजीन वलय होंगी उसे तो अपन बोलते हैं कौन सा? बेंजीनॉइड। उसे तो अपन बोलते हैं कौन सा? बेंजीनॉइड। उसे अपन बोलते हैं कौन सा? बेंजीनॉइड। उसे अपन बोलते हैं कौन सा? बेंजीनॉइड बोलते हैं। तथा जिसमें बेंजीन वलय उपस्थित नहीं होती, जिसमें बेंजीन वलय उपस्थित नहीं होती है उसे अपन बोलते हैं अबेंजीनॉइड। क्या बोलते हैं अपन? कौन सा? अबेंजीनॉइड। अबेंजीनॉइड बोलते हैं। अब अपन बात एरोमेटिक की बात करते हैं, और जब एरोमेटिक की बात करेंगे तो एक साइंटिस्ट को अपने को याद करना ही पड़ेगा जिसे अपन बोलते हैं कौन सा? हकल रूल। जिसे अपन क्या बोलते हैं? हकल रूल। तो एरोमेटिसिटी जो है, क्या एरोमेटिसिटी, वो अपने को 4 पॉइंट के हिसाब से देखनी है। फर्स्ट पॉइंट की अपन बात करें, है ना, फर्स्ट पॉइंट की अपन बात करें तो वो कंपाउंड जो है वो कैसा होना चाहिए? अपने पास साइक्लिक होना चाहिए। कंपाउंड जो है वो अपने पास कैसा होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। सेकंड पॉइंट की बात करें अपन, है ना, सेकंड पॉइंट की बात करें तो उसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन होना चाहिए। हाइपर कॉन्जुगेशन में भी कौन सा कॉन्जुगेशन होना चाहिए? पाई सिग्मा पाई होना चाह सकता है, पाई सिग्मा लोन पेयर हो सकता है, और हो सकता है अपने पाई पाई सिग्मा वैकेंट पी ऑर्बिटल हो सकता है। क्या हो सकता है अपने पास? पाई सिग्मा पाई हो सकता है, पाई सिग्मा लोन पेयर हो सकता है, पाई सिग्मा वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट होना चाहिए प्लेनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए अपने पास? प्लेनर होना चाहिए। मोस्टली इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp2 होना चाहिए। कैसा होना चाहिए अपने पास? sp2। हाइब्रिडाइजेशन अपने आ जाएगा कौन सा? sp2। फोर्थ आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हकल्स रूल। कौन सा रूल आना चाहिए अपने पास? हकल्स रूल। हकल्स रूल। और हकल्स रूल क्या कहता है?
हक्कल्स रूल ये कहता है कि सिस्टम होना चाहिए अपने पास कौन सा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। n की जगह अपन किसकी जगह, n की जगह 0 ले ले, 1 ले ले, 2 ले ले, 3 ले ले, एक्सेट्रा। ओके 1 2 3। अब जैसे मान लीजिए n की जगह यदि मैं 0 ले लूं तो 4 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये कौन सा पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा, 2 पाई। जैसे एग्जांपल की बात करें तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वो एरोमेटिक कहलाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वो एरोमेटिक कहलाएगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वो एरोमेटिक कहलाएगा, एक्सेट्रा। आगे से आगे अपन चलते हैं। 2 है, 6 है, 10 है, फिर उसके बाद में 14 आ जाएगा, उसके बाद में 18 आ जाएगा, इस प्रकार ये चलता रहेगा। तो ये एरोमेटिसिटी जो चेक करने का जो रूल्स है, ये जो 4 पॉइंट है, यदि 4 पॉइंट को कोई भी फॉलो करता है तो ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा। और यदि उसके अंदर बेंजीन रिंग आती है तो बेंजीनोइड होगा, और बेंजीन रिंग नहीं आती तो वो हो जाएगा अपने पास कौन सा, नॉन बेंजीनोइड। ओके चलिए एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपने पास सामान्य गुण। कौन से गुण अपने पास, सामान्य गुण। जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें अपन तो संरचना, इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ये मुख्य रूप से C6H6 बेंजीन या इसके व्युत्पन्नों से बने होते हैं। ये किससे बने होते हैं, मुख्य शायद तो बेंजीन से होगा या इसके बेंजीन के व्युत्पन्न होंगे। अब व्युत्पन्न कैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए ये तो है अपने पास बेंजीन, ये तो है अपने पास बेंजीन, और इसी के साथ यदि बेंजीन के व्युत्पन्न बनाना है तो अपन यहाँ पे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को हटाकर वहां पे कुछ भी जोड़ दे, जैसे मान ली मैंने ये CH3 जोड़ दिया, तो ये अपने पास कौन सा, ये तो बेंजीन है, और ये बेंजीन के क्या है, व्युत्पन्न। बेंजीन के व्युत्पन्न बनाने के लिए अपने पास जो हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन, उसमें से कोई भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई दूसरा यदि उसके अंदर एटम डाल दिया जाए, उसके अंदर मॉलिक्यूल डाल दिया जाता है, ठीक है, अणु डाल दिया जाए, तो अपने पास वो हो जाएगा कौन सा, बेंजीन के व्युत्पन्न हो जाएंगे। चलिए सेकंड है अपने पास अनुनाद। कौन सा, अनुनाद स्थायित्व। अनुनाद रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी की जब भी बात करेंगे, मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंपाउंड जो है वो रेजोनेंस क्यों दर्शाएगा, रेजोनेंस इसलिए दर्शाता है क्योंकि वो कंपाउंड क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। कंपाउंड क्या होना चाहता है, स्टेबल। तो इन यौगिकों में पाई इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण से, इंपोर्टेंट है ये ना, पाई इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण से या डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन के कारण उच्च स्थायित्व होता है। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करते हैं, इसीलिए इनका जो स्थायित्व होता है वो काफी अधिक होता है, काफी अधिक होता है। चलिए थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट है अपने पास असंतृप्तता, अनसैचुरेटेड। असंतृप्त होने के बावजूद ये योगात्मक प्रतिक्रियाओं के बजाय, मतलब ये असंतृप्त है तो एडिशन होना चाहिए था, लेकिन ये एडिशन की जगह ये कौन सी अभिक्रिया ज्यादा दर्शाते हैं, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया ज्यादा दर्शाते हैं, प्रतिक्रिया ज्यादा देते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये ज्यादा देते हैं। आपको यदि कोई क्वेश्चन पूछ ले कि अपने पास जो एरीन है, एरीन जो है वो अपने पास योगात्मक अभिक्रिया ज्यादा दर्शाता है या प्रतिस्थापन अभिक्रिया ज्यादा दर्शाता है, तो देखिए असंतृप्त होने के बावजूद ये योगात्मक प्रतिक्रियाओं की बजाय प्रतिस्थापन प्रतिक्रियाएं ज्यादा देते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूशन जो है वो ज्यादा करता है किसके कंपेयर में, एडिशन के कंपेयर में। किसके कंपेयर में, एडिशन के कंपेयर में। चलिए जलने पर गंध, जलने पर गंध या सूटी फ्लेम, सूटी फ्लेम या कालिका युक्त ज्वाला उत्पन्न होती है। इसका मतलब ये होता है कि एक कंपाउंड होता है एलिफेटिक, है ना, एक तो कंपाउंड आता है एलिफेटिक, एलिफेटिक कंपाउंड, एक कंपाउंड आता है अपने पास एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड। ये अपन प्रैक्टिकल के बेस्ड भी अपन बता सकते हैं, प्रैक्टिकल में बहुत बार ये काम आता है ये पॉइंट। अब देखिए एलिफेटिक कंपाउंड का मतलब ये होता है कि वे कंपाउंड जो हमेशा नॉन सूटी फ्लेम के साथ चलते हैं। नॉन सूटी फ्लेम का मतलब ये होता है कि उनको जलाने पर हमेशा व्हाइट कलर का धुआं निकलता है, तो उसे अपन बोलते हैं कौन सा, एलिफेटिक। दे बर्न्स विद नॉन सूटी फ्लेम, बर्न्स विद नॉन सूटी फ्लेम, बर्न्स विद नॉन सूटी फ्लेम। ये हमेशा नॉन सूटी फ्लेम के साथ क्या होते हैं, बर्न होते हैं, ठीक है। और एरोमेटिक कंपाउंड जो है ये बर्न्स विद ब्लैक सूटी फ्लेम,
ब्लैक शूटी फ्लेम, या शूटी फ्लेम भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो एलिफेटिक कंपाउंड का मतलब ये होता है जो सफेद धुएं के साथ जलते हैं, जलने के बाद यदि सफेद धुआं देते हैं तो वो होते हैं अपने पास एलिफेटिक, और जलने के बाद यदि ब्लैक धुआं देते हैं तो वो हमेशा होते हैं कौन सा, एरोमेटिक। और एरोमेटिक के लिए मैंने आपको बता दिया है, पीछे उन 4 पॉइंट को यदि कोई फॉलो करेगा तो वो कंपाउंड हमेशा कौन सा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा साहब, एरोमेटिक होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपने पास कौन सी, नाम पद्धति। मतलब इनका जो नॉमेनक्लेचर जो होता है वो अपने को कैसे करना है। नॉमेनक्लेचर की जब भी अपन बात करेंगे ना तो वो अपने को कैसे करना है, सबसे पहले अपने पास जो आती है ना वो आती है अपने पास बेंजीन। क्या आती है अपने पास, बेंजीन। बेंजीन का एक एच यदि मैं हटा दूं तो ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो जाती है। मान लीजिए OH लगा दिया, एच को हटा के मैंने क्या लगा दिया, OH लगा दिया। ये वाला यहां लिख दिया मैंने, मान लीजिए NH2 लिख दिया, यहां मैंने कर दिया CH3 लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने, ये बेंजीन कर दिया, एक अपने पास OH कर दिया, एक अपने पास कर दिया CH3 वाला कर दिया ना। एक CH3 इधर है, एक CH3 इधर, एक CH3 इधर है, एक CH3 इधर, इसकी एक CH3 यहां लिख दिया, एक CH3 अपने यहां लिख दिया। ओके, चलिए फर्स्ट की बात करें ना तो इसका नाम जो है वो है अपने पास बेंजीन। क्या है अपने पास, बेंजीन। फर्स्ट जो है इसका नाम है अपने पास कौन सा, बेंजीन। ओके, चलिए ये वाला जो बेंजीन की जो 6H होते हैं उसमें से एक H को यदि हटा दिया जाता है तो उसका नाम जो हो जाएगा वो OH के हटा के उसे अपन बोलेंगे कौन सा, फिनॉल। उसे अपन क्या बोलेंगे, फिनॉल बोलेंगे। या फिर इसको अपन हाइड्रोक्सी बेंजीन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, हाइड्रोक्सी बेंजीन, हाइड्रोक्सी बेंजीन। हाइड्रोक्सी बेंजीन। एक आता है अपने पास ये जिसे अपन बोलते हैं अमीनो बेंजीन, अमीनो बेंजीन। एक ये आता है जिसे अपन मिथाइल बेंजीन बोलते हैं, मेथिल बेंजीन। इनके कॉमन नेम और भी हैं जिसे अपन बोल सकते हैं, ये हाइड्रोक्सी बेंजीन या अमीनो बेंजीन को बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं इसको, एनिलीन। इसे बोलते हैं अपन कौन सा, टोलुइन। इसे अपन बोलते हैं क्या, टोलुइन बोलते हैं। तो एक तो अपने पास बेंजीन आ गया, एक अपने पास फिनॉल जिसे हाइड्रोक्सी बेंजीन बोल सकते हैं अपन, एक आएगा अमीनो बेंजीन जिसे एनिलीन बोल सकते हैं, एक मेथिल बेंजीन आता है जिसे अपन बोलते हैं टोलुइन। आप ये ऊपर वाला जो है फिनॉल है, एनिलीन है, टोलुइन है, इनको आपको थोड़ा सा याद करना है क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए एक आता है अपने पास बेंजीन स्ट्रक्चर जो होता है, कौन सा स्ट्रक्चर, बेंजीन का। बेंजीन की 3 पोजीशन होती है। कितनी पोजीशन होती है अपने पास, 3। अपन यदि सिर्फ नॉन सब्स्टिट्यूटेड आया हुआ है, सिर्फ बेंजीन आई है तो अपन यहाँ पे कोई भी मान सकते हैं। मान लीजिए इसको अपन ने ऑर्थो मान लिया। क्या मान लिया इसको, ऑर्थो। ऑर्थो के जस्ट आगे वाला हमेशा क्या होगा, मेटा होगा। ऑर्थो के आगे वाला जस्ट क्या होगा, मेटा होगा। और
जो हमेशा एक दूसरे के सामने होते हैं उसे अपन बोलते हैं कौन सा, पैरा। ओ मतलब होता है ऑर्थो, ऑर्थो। एम मतलब होता है मेटा, और पी मतलब होता है कौन सा, पैरा। पी मतलब क्या होता है अपने पास है, पैरा होता है। सब्स्टिट्यूटेड की बात करें, कौन सी बात करें अपन, सब्स्टिट्यूटेड की। मान लीजिए अपने पास CH3 ये है। अब इसकी ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन कौन सी है, तो आपको ये चेक करना है कि इसका जो सबसे नियरेस्ट जो है, जहां से सब्स्टिट्यूट लगा उसका जो नियरेस्ट कार्बन है, ये वाला जो कार्बन, इस कार्बन के जो पास वाले कार्बन जो होंगे ना, वो हमेशा ऑर्थो कहलाते हैं। वो क्या कहलाएंगे, हमेशा ऑर्थो। तो ये वाला इधर वाला ऑर्थो मान सकते हैं, इसके जस्ट आगे वाला क्या मान लेंगे, मेटा मान लेंगे, और ये वाला क्या हो जाएगा अपने पास पैरा हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन ऑर्थो मेटा पैरा जो सिचुएशन है वो अपन फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ अपने पास लिखा हुआ है, इसके अंदर अपने को जो नाम लिखना है ना, तो इसे अपन बोलते हैं कौन सा, 1,1 है, और ये मान लीजिए इसको मैंने क्या दे दिया, 2 दे दिया। इसके ऑर्थो पोजीशन पे ना, तो इसे अपन बोल सकते हैं 1,2 डाइमेथिल 1,2 डाइमेथिल बेंजीन, बेंजीन। और इसका एक नाम और भी है, इसे अपन ऑर्थोजाइलिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्थोजाइलिन। उधर आएगा अपने पास 1, ये 2 और ये कौन सा 3, तो यहां लिखेंगे 1,3 डाइमेथिल बेंजीन। और जब ये ऑर्थो है तो ये हो जाएगा अपने पास कौन सा, मेटाजाइलिन। क्या बोलते हैं इसको, मेटा। ये इसकी ऑर्थो पोजीशन पे, एक को अपन ने कांस्टेंट मान लिया, तो ये इसकी कौन सी पोजीशन पे आ गया, ऑर्थो पोजीशन पे आ गया ना। ये इसकी पोजीशन पे आ गया कौन सा, मेटा। यहां लिखा हुआ है अपने पास 1, 2, 3, 4, 1,4 डाइमेथिल, और यहां हो जाएगा अपने पास कौन सा, बेंजीन। इसे बोलते हैं अपन पैराजाइलिन। क्या बोलते हैं इसको, पैराजाइलिन। ओके, चलिए इसे, ये इसके कौन सी पोजीशन पे है, ऑर्थो। ये इसकी कौन सी पोजीशन पे है, मेटा, उसको कांस्टेंट मान लिया है। और ये इसकी कौन सी पोजीशन के अंदर है, पैरा। इसीलिए अपन ने लिखा है ऑर्थो मेटा और कौन सा, पैरा। ऑर्थो मेटा और पैरा। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट है अपने पास बेंजीन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन के स्ट्रक्चर की जब भी अपन बात करें तो ये देखिए, अगस्त्य कैलकुले ने सन 1865 में, कब, 1865 में बेंजीन की एक संरचना दी जिसमें 6 कार्बन परमाणु की चक्रीय व्यवस्था है, जिसमें 6 कार्बन परमाणु की एक चक्रीय व्यवस्था है। तो कार्बन परमाणु तो कितने होते हैं, 6 होते हैं, जिसमें एकांतर क्रम मतलब एक को छोड़कर एक आबंध द्विआबंध होते हैं। अब 3 6 है ना, तो एक को छोड़कर एक बनाएंगे तो कितने बनेंगे अपने पास, 3 बनेंगे। कितने बनेंगे, 3। प्रत्येक कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है। जैसे ये अपने पास एक को छोड़ के एक बना दिया, कितने कार्बन है टोटल, 6। एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5, और ये कौन सा आ गया, 6। हाइड्रोजन की बात करें तो 6 ही हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और ये आ जाएगा अपने पास 6। ये स्ट्रक्चर है किसका, बेंजीन का। ये स्ट्रक्चर अपने पास किसका है, बेंजीन का। चलिए तो देखो, कार्बन तो कितने हैं, 6। कार्बन कितने हैं अपने पास, 6 है। कार्बन है अपने पास 6 है, और हाइड्रोजन भी अपने पास कितने हैं, 6 है। 3 इसके अंदर द्विबंध होते हैं, वो हमेशा एकांतर क्रम के अंदर होते हैं। यहाँ पे जो कार्बन है, यहाँ पर जो कार्बन है उनका, यहाँ पे जो कार्बन है उनका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो हमेशा कौन सा होता है, sp2 होता है। कौन सा होता है, sp2। सारे कार्बन के ऊपर कौन सा होगा, sp2। क्या होगा, क्योंकि यहाँ एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा, एक सिग्मा होगा और एक सिग्मा होगा। 3 सिग्मा मिलकर किसका निर्माण करते हैं, sp2 का। किसका बनाएंगे अपने पास, sp2 का। तो ये इसकी क्या है अपने पास संरचना थी। यदि इसके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो अपन इस प्रकार से भी बनाया जा सकता है और इस प्रकार से भी बनाया जा सकता है। इस प्रकार से बनाया जाएगा तो अपने पास ये 1 और 2 वाला अटैच करेगा, 5 और 6 वाला इस प्रकार अटैच करेगा, 3 और 4 वाला अटैच करेगा।
ओके, और इस प्रकार से यदि बनाया जाए तो 1 और 6 करेगा, 2 और 3 करेगा, 5 और 6 करेगा। तो ये वाला स्ट्रक्चर है और ये वाला स्ट्रक्चर, दोनों तरह से स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार यदि बनाए स्ट्रक्चर होते हैं तो इसे अपन अनुनाद स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन इसको? अनुनाद स्ट्रक्चर। मैं यदि इसमें नंबर देऊं ना तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और ये कौन सा है? 6। तो 1 और 2 के बीच में 1 और 2 के बीच में, 3 और 4 के बीच में 3 और 4 के बीच में, 5 और 6 के बीच में 5 और 6 के बीच में, इधर यदि नंबर लगाऊं मैं 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो 1 और 6 के बीच में है, 2 और 3 के बीच में है और एक है अपने पास कौन सा? 5 और 4 के बीच में। तो ये इसका बेंजीन की जो संरचना थी वो इस प्रकार की। किसने दी थी? ये अगस्टे कैलकुले ने दी थी। कब दी थी? 1865 में दी थी। हाइब्रिडाइजेशन यदि आपको पूछ ले कि इसके अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है या बेंजीन में उपस्थित जितने भी कार्बन होते हैं उनके अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होता है, तो आपको बताना है कौन सा? sp2 बताना है। कौन सा बताना है? sp2। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट देखिए, बेंजीन का विरचन। बेंजीन का यदि विरचन करना है अपने को, यदि बनाना है इनको, तो अपन किस प्रकार बनाए जा सकता है? बेंजीन को बनाने के लिए बेंजीन को व्यापारिक रूप से कोलतार से भी बनाया जा सकता है। मतलब इसको कौन सा कॉमर्शियल में अपन इसको कोलतार से भी प्राप्त किया जा सकता है। फर्स्ट है एथाइन के चक्रीय बहुलीकरण से। ये अपन ने पीछे पढ़ा है। एथाइन का अपने को क्या करवाना है? चक्रीय बहुलीकरण। चक्रीय बहुलीकरण के CH, ये CH, एक लिए दिया CH, ये ट्रिपल बॉन्ड CH, एक ले लिया मैंने CH, यहां ट्रिपल बॉन्ड ले लिया क्या? CH। ओके, ये लोह तप्त नलिका, लोह जो तप्त नलिका होती है उसके अंदर इसको यदि हीट किया जाता है, टेम्परेचर इसके अंदर रखना है अप्रोक्स अपन मान सकते हैं 873 केल्विन। कितना मान सकते हैं अपन? 873 केल्विन। तो इसके अंदर क्या होगा कि ये वाला जो बॉन्ड है वो यहां पार्टिसिपेट कर जाएगा, ये वाला बॉन्ड है जो यहां पार्टिसिपेट कर जाएगा, ये वाला बॉन्ड है वो यहां पार्टिसिपेट कर जाएगा और यहां पे एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा? साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा अपने पास? साइक्लिक। शायद तो ये वाला हो जाएगा या फिर अपन इसको अपन ऐसे मान सकते हैं, ये वाला। और किसका निर्माण हो जाएगा अपने पास? बेंजीन का। किसका निर्माण हो जाएगा अपने पास? बेंजीन का। तो ये अपने पास पहले ही अपन ने पढ़ लिया है, जिसे अपन एथाइन का चक्रीय बहुलीकरण बोलते हैं। क्या? साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट है अपने पास एरोमेटिक अम्लों के वी कार्बोक्सिलीकरण द्वारा। वी कार्बोक्सिलीकरण मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से आती है और ये अपन ने पीछे पढ़ रखी है। सिर्फ अपने को यहाँ पे एक एरोमेटिक कंपाउंड लेना है। क्या लेना है अपने को? एरोमेटिक कंपाउंड। चलिए, किसकी प्रेजेंस में होती है? ये होती है किसकी? सोडा लाइम की प्रेजेंस में। और अपने को क्या चाहिए यहाँ पे? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। किसकी प्रेजेंस में होती है? ये सोडा लाइम। सोडा लाइम की उपस्थिति में, लाइम इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम। सोडा लाइम की प्रेजेंस के अंदर होती है। किसकी प्रेजेंस में होती है? इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम। चलिए, प्लस यहां आ जाएगा अपने पास कौन सा? NaOH। यहां रहेगा अपने पास CaO। क्या बनेगा अपने को? अपने को बाहर निकालना है यहां से CH3COH। यहां से अपने पास पूरा ये बाहर निकल जाएगा। यहां से Na2CO3 बाहर निकल जाएगा और यहां बन जाएगा अपने पास क्या? बेंजीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? बेंजीन। बाहर निकल जाएगा Na2CO3। ये बन गया अपने पास क्या? बेंजीन। ये अपने पास क्या बन गई? बेंजीन। इसे अपन बोलते हैं कौन सा? वी कार्बोक्सिलीकरण, डी कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। किसकी प्रेजेंस में होती है? ये हमेशा सोडा लाइम के प्रेजेंस। क्या चाहिए अपने को? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसे अपन बोल सकते हैं क्या चाहिए अपने को? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके,
ये अपने पास स्पेसिफिक बेंजीन का बनाया हुआ है, लेकिन अपने को इस प्रोडक्ट से भी अपने इसको फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपने पास फिनॉल के अपचयन से। फिनॉल का क्या करवाना है अपने को? अपचयन करवाना है। किसकी प्रेजेंस में करवाना है? जिंक की प्रेजेंस में अपचयन करवाना है। किसकी प्रेजेंस में करवाना है? जिंक की प्रेजेंस में। ये मैंने ले ली क्या? फिनॉल। फिनॉल लेने के लिए यहां पे अपने को क्या बनाना पड़ेगा? OH बनाना पड़ेगा। OH किसकी प्रेजेंस चाहिए यहां पे? Zn। क्या करवाना है अपने को? अपचयन करवाना। अपचयन करवाना। यहां से Zn जो है, यहां से जो Zn के साथ ये एक O जो है वो कहां चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। यहां से एक Zn के साथ ZnOH कहां चला जाएगा? बाहर। ZnO सर्फ चला जाएगा बाहर, और यहां जो बन जाएगी उसे अपन बोलते हैं क्या? बेंजीन। इसे अपन बोलते हैं क्या? बेंजीन। तो ये 3 प्रोसेस से बनाया जा सकता है। एक तो था अपने पास चक्रीय बहुलीकरण से, एक था अपने पास कौन सा? एरोमेटिक अम्लों के डीकार्बोक्सिलेशन से। डीकार्बोक्सिलेशन के अंदर अपने को सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। किसकी प्रेजेंस चाहिए अपने को? सोडा लाइम की प्रेजेंस चाहिए। सोडा लाइम का फॉर्मूला है NaOH प्लस CaO। एक आता है अपने पास फिनॉल के अपचयन से। किसके? फिनॉल के अपचयन से। तो फिनॉल के अपचयन के अंदर जिंक के साथ यदि अपन इसको रिड्यूस करेंगे तो अपने पास क्या मिल जाएगी? बेंजीन। क्या मिल जाएगी अपने पास? बेंजीन। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट है अपने पास कौन से? भौतिक गुण। कौन से गुण है अपने पास? भौतिक गुण। भौतिक गुण के अंदर फर्स्ट अपने को पढ़ना है अवस्था। ठीक है, ये आमतौर पर रंगहीन होते हैं। रंगहीन, तरल व ठोस होते हैं। रंगहीन होते हैं, तरल व ठोस होते हैं। इनमें एक विशिष्ट गंध होती है। इनके अंदर एक प्रकार की स्पेसिफिक गंध होती है, विशिष्ट गंध होती है, इसीलिए इनको एरोमेटिक बोलते हैं ना। एक आई की घुलनशीलता, सॉलिबिलिटी। ये ध्रुवीय होते हैं, ये ध्रुवीय होते हैं, ये अध्रुवीय होते हैं। ये अध्रुवीय होते हैं, इसलिए पानी में अघुलनशील है, लेकिन कार्बनिक सॉल्वेंट में ये क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। ये मैंने आपको कहा था कि पोलर जो है, पोलर हमेशा पोलर में डिसॉल्व होगा। नॉन पोलर हमेशा किसमें होगा? नॉन पोलर में। नॉन पोलर हमेशा हो जाएगा किसमें? नॉन पोलर में। पोलर पोलर में और नॉन पोलर है नॉन पोलर के अंदर। ध्रुवीय ध्रुवीय के अंदर हो जाएगा डिसॉल्व, जबकि अध्रुवीय हमेशा अध्रुवीय के अंदर होगा। ओके, तो ये अध्रुवीय जो है उसके अंदर अपने पास कार्बनिक, इसलिए पानी के अंदर तो क्या होता है? अघुलनशील होते हैं, लेकिन कार्बनिक जो सॉल्वेंट है, जैसे अपने पास कौन कौन सा? बेंजीन हो सकता है, ईथर हो सकता है, बेंजीन है, ईथर है अपने पास। इनके अंदर जो है ये आराम से क्या हो सकता है? डिसॉल्व, क्योंकि वो भी क्या है? नॉन पोलर है। और जो एरिन है वो भी क्या है अपने पास? नॉन पोलर है। अध्रुवीय होते हैं। नेक्स्ट देखिए, घनत्व व क्वथनांक। इनका घनत्व पानी से कम होता है और इनके क्वथनांक आणविक भार बढ़ने के साथ साथ हमेशा बढ़ते हैं। जैसे जैसे इनका आणविक भार बढ़ेगा वैसे वैसे इनका क्वथनांक भी हमेशा बढ़ता चला जाता है। एक आता है अपने पास गलनांक, आइसोमेरिक डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। आइसोमेरिक डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का मतलब ये होता है जिनका मोलर मास ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए? अपने पास सेम होना चाहिए। आइसोमेरिक का डाई सब्स्टिट्यूटेड मतलब 2 सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। बेंजीन में पैरा आइसोमर, किसका? पैरा आइसोमर का गलनांक ऑर्थो और मेटा, ऑर्थो और मेटा की तुलना में काफी क्या होता है? अधिक होता है। मतलब पैरा का जो है ना आइसोमर है उसका हमेशा कैसा होता है? अधिक होता है। चलिए मैं एक एग्जांपल करके बताता हूं आपको। ये लिखा मैंने OH, यहां लिख दिया मैंने OH, ये इसका ऑर्थो पोजीशन पे है। OH इसकी कौन सी पोजीशन के ऊपर है? ऑर्थो पोजीशन में। या फिर अपन है ना इसको अपन डाई सब्स्टिट्यूट करके है ना Cl से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एक Cl, ये ऑर्थो पे Cl,
ये Cl, ये मेटा पे Cl, एक आएगा अपने पास कौन सा, पैरा वाला, एक Cl, और यहां आ जाएगा अपने पास कौन सा, पैरा पे Cl। अपन को बात करनी है किसकी, ऑर्थो, पैरा और मेटा के अंदर जो अपने पास गलनांक होता है, क्या होता है अपने पास गलनांक, तो इसका तो होता है 256, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है 256, कितना होता है अपने पास 256, उधर होता है अपने पास 249, कौन सा होता है अपने पास 249, इट मींस 249 होता है, और एक होता है अपने पास इसका होता है 323, कितना होता है 323 केल्विन, केल्विन लिख दीजिए केल्विन, और इधर भी आ जाएगा अपने पास केल्विन। अब देखिए इन तीनों में से सबसे ज्यादा किसका है, इसका है। अब ये इसका ज्यादा क्यों है, उसका आंसर ये है, पैरा आइसोमर्स जो है, नोट, पैरा डाइसब्स्टिट्यूटेड चलिए, पैरा डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में, डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में पैरा आइसोमर, पैरा आइसोमर, आइसोमर के गलनांक उच्च होते हैं, क्योंकि के गलनांक उच्च होते हैं, उच्च होने का कारण पैरा आइसोमर, पैरा आइसोमर की सममिति, की अच्छी सममिति, चलिए, उच्च होने का कारण पैरा आइसोमर की अच्छी सममिति, जिसे अपन बोलते हैं सिमेट्री, जिसे अपन क्या बोलते हैं, सिमेट्री, ओके। उच्च होने का कारण पैरा आइसोमर की अच्छी सममिति है, जो क्रिस्टल जालक में, जो किसी भी क्रिस्टल जालक में, जो किसी भी क्रिस्टल जालक में, जो किसी भी क्रिस्टल जालक में आसानी से समायोजित हो जाती हैं, समायोजित हो जाती है। चलिए, ओके, चलिए, ये आंसर लिखा है मैंने कि भाई डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में पैरा आइसोमर की गलनांक उच्च होने का कारण ये है कि पैरा आइसोमर की अच्छी सममिति है, सममिति जो होती है, सिमेट्री जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, जिस कारण वह किसी भी क्रिस्टल जालक में आसानी से समायोजित हो जाता है। इस कारण इनकी गलनांक हमेशा क्या होता है, वो बीच में से यदि काट जाए, इनकी देखो, इनकी सममिति सही नहीं है, इसकी सममिति सही नहीं, इसको बीच में से काट दिया है तो दो समान भाग अपने को प्राप्त हो जाएंगे, तो किसी भी क्रिस्टल के अंदर आसानी से सेट हो जाएगा। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपने पास रासायनिक गुण। कौन से गुण है अपने पास, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में अपने को इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़नी है। आपको मैंने कहा था कि जितने भी एरीन्स जो होते हैं ना, वो एडिशन रिएक्शन के कंपेयर में सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन है वो ज्यादा देते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी अपने को पढ़ना है कौन सी, ESR, कौन सी पढ़नी है अपने को, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR। इलेक्ट्रोफाइल मतलब होता है अपने पास प्लस चार्ज जो होता है उसको क्या करवाना है, अपने को सब्स्टिट्यूट करवाना है। अब जब भी उसको अपन सब्स्टिट्यूट करवाएंगे तो कैसे होगा, ये क्या लिखा हुआ है, सांद्र HNO3 और H2SO4 के साथ अभिक्रिया करने पर हमेशा क्या मिलती है, नाइट्रोबेंजीन। तो इसके अंदर जो रिएक्टेंट होते हैं
जो रिएजेंट यूज करना है अपने को सांद्र HNO3 और H2SO4 यूज करना है। चलिए एक बार मैं रिएक्शन करके बताता हूं आपको। ये जो अपने पास दे रखा है कौन सा, बेंजीन दे रखा है। क्या दे रखा है अपने पास, बेंजीन। बेंजीन के अंदर अपने को सांद्र कौन सा पर नाइट्रोबेंजीन मिलती है ना, तो अपने को करवाना है किसके साथ, कॉन्सेंट्रेट HNO3 प्लस H2SO4, कॉन्सेंट्रेट HNO3 एंड H2SO4, कॉन्सेंट्रेट HNO3 और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में जब भी इसके साथ रिएक्शन करवाया जाएगा तो अपने को इलेक्ट्रोफाइल पहचानने हैं। क्या पहचानने हैं, इलेक्ट्रोफाइल। मैं आपको बताता हूं कि HNO3 जो है, क्या HNO3 का जब भी डीकंपोज करवाया जाता है, HNO3 को जब भी अपन डीकंपोज करवाएंगे तो यहां पे अपने को मिलेगा एक NO2 प्लस मिलेगा, एक तो मिलेगा NO2 प्लस और एक मिलेगा अपने को OH माइनस। ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है। HNO3 को जब भी ब्रेक किया जाएगा तो NO2 प्लस मिलेगा और एक अपने को मिलेगा कौन सा, OH माइनस। चलिए अब मैं यहाँ पे एक जो H होता है इसका, ये मान लीजिए यहाँ पे एक H है इसका, सबको पता है। इसमें तो इलेक्ट्रोफाइल पहचान लिया अपन ने, कौन सा होता है, NO2 प्लस होता है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल पहचानेंगे तो यहाँ पे एक कार्बन होता है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ क्या होती है, ज्यादा होती है, तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा कौन सा, नेगेटिव, ऊपर कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। अब अपने पास एक इलेक्ट्रोफाइल अपने को यहाँ पे भी पता चल गया, तो यहाँ पे जो H इलेक्ट्रोफाइल है उस H को अपने को बाहर भेजना है, उसकी जगह अपने को क्या जोड़ना है, NO2 प्लस जोड़ना है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन बनेगी वो बनेगी, यहाँ पे जो रिएक्शन बनेगी वो बनेगी अपने पास बेंजीन ऐसा का ऐसा आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा अपने पास NO2 आ जाएगा प्लस यहाँ पे H2O कहां चला जाएगा, बाहर। इसे अपन बोलते हैं कौन सा, नाइट्रोबेंजीन बोलते हैं, इसे अपन बोलते हैं क्या, नाइट्रोबेंजीन। ओके, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस के अंदर आपको सीधा सीधा यही करना है कि आपके पास जितने भी रिएक्टेंट हैं जो अपने पास सबस्ट्रेट है उनके अंदर अपने को इलेक्ट्रोफाइल की पहचान करनी है, और जैसे ही अपन को इलेक्ट्रोफाइल की पहचान हो जाती है तो उन दोनों को क्या कर देना है, अपने को सब्स्टिट्यूट कर देना, मतलब उन दोनों को अदला बदली कर देना है। तो चलिए इसमें NO2 था और इसमें H प्लस था, तो ये था अपने पास कौन सा, नाइट्रीकरण या नाइट्रेशन। एक आता है अपने पास हेलोजिनीकरण, कौन सा आता है अपने पास, हेलोजिनीकरण आता है या इसे हेलोजनन बोलते हैं। किसकी प्रेजेंस में हो सकता है, एक तो FeCl3 की प्रेजेंस में होता है, एक तो ये आता है FeCl3 की प्रेजेंस में, एक है अपने पास FeBr3 की प्रेजेंस में, और एक है अपने पास कौन सा, AlCl3 की प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में। एक तो FeCl3 की प्रेजेंस में, एक FeBr3 की प्रेजेंस में हो सकता है, या फिर अपने पास हो सकता है AlCl3। ये भी अपने पास तनु चाहिए, अपने को कौन सा चाहिए, अपने को तनु चाहिए। ये अपने पास जो है उसे अपन लुईस अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लुईस अम्ल। इसको अपन बोलते हैं कौन सा, लुईस अम्ल। जैसे AlCl निर्जल AlCl3 है, FeCl3 है, ये कहलाते हैं अपने पास कौन से, लुईस अम्ल कहलाते हैं। लुईस अम्ल जैसे FeCl3 FeBr AlC की उपस्थिति में एरीन हेलोजन से अभिक्रिया करके हेलो एरीन क्या देती है अपने पास, ये देती है कौन सा, हेलो एरीन देती है। क्या देगी अपने पास, हेलो एरीन। चलिए मैं बताता हूं आपको रिएक्शन करके कि इसके अंदर हेलो एरीन जो है वो अपने को किस प्रकार मिलती है। ये ले ली मैंने बेंजीन, सॉरी ये अपन ने बेंजीन ले ली, बेंजीन के अंदर अपन ने H2 ले लिया। क्या ले लिया अपन ने, H2। ओके, ये अपने पास H न्यू या निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल या AlCl3 की भी उपस्थिति अपने को यहाँ पे चाहिए, AlCl3। अब जब भी H2 की प्रेजेंस में इसके साथ रिएक्शन करवाया जाएगा तो यहाँ पे अपने को मिलेगा क्या, लुईस अम्ल। तो यहाँ पे एक X मिल जाएगा। क्या मिलेगा अपने को, यहाँ आ जाएगा अपने पास X प्लस HX कहाँ चला जाएगा अपने पास बाहर।
इसे अपन बोलते हैं कौन सा, हेलो एरीन। इसे अपन क्या बोलते हैं, हेलो एरीन। एक्स जो है वो है अपने पास कौन सी, हेलोजन। एक्स जो है वो अपने पास क्या है, जैसे Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। F का यूज बहुत कम करते हैं क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा ज्यादा रहेगा। ओके, तो ये अपने पास थी कौन सी, हेलोजनीकरण। कौन सी रिएक्शन थी अपने पास, हेलोजनीकरण। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपने पास सल्फोनीकरण। क्या बोलते हैं इसको, सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में, या इसको बोलेंगे अपन इंग्लिश में सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में किसकी प्रेजेंस होती है, H2SO4 की। किसकी प्रेजेंस होती है अपने पास, H2SO4। ये ले ली मैंने बेंजीन। बेंजीन में अपन ने यदि कॉन्सेंट्रेट H2SO4, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है ना, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाए, तो आपको ये याद रखना है कि जब भी H2SO4 ब्रेक होता है, H2SO4 जब भी ब्रेक होगा तो एक तो आएगा HSO3 प्लस, एक तो आएगा SO3H प्लस आएगा, और एक आएगा अपने पास कौन सा, OH माइनस। ये बात आपको याद रखनी है। H2SO4 में इलेक्ट्रोफाइल जो है वो है अपने पास SO3H है, SO3H है। अब जब अपने को ये पता चल गया कि इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल SO3H है, और अपने को इसमें भी अपने को पहले से पता है कि इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो H प्लस एटम होता है, तो इन दोनों की क्या कर दीजिए, अदला बदली कर दीजिए। तो यहां बन जाएगा अपने पास, यहां आ जाएगा SO3H प्लस, बाहर निकलेगा अपने को कौन सा, H2O। इसे अपन बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है अपने पास कौन सी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से आती है। आपको एग्जाम के अंदर ये रिएक्शन पूछी जा सकती है। नोट आपको ये याद रखना है, नोट जो है वो आपको ये याद रखना है, यह अभिक्रिया हमेशा निर्जल AlCl3, यह अभिक्रिया हमेशा निर्जल AlCl3 एनहाइड्रस, जिसे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है। और ये कितने प्रकार की होती है, ये होती है दो प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, दो। एक तो होती है अपने पास फ्रीडल क्राफ्ट, जिसे अपन बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। एक तो होती है अपने पास फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, और एक होती है अपने पास फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ओके। एक तो होती है अपने पास फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होती है, और एक होती है अपने पास कौन सी, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब एल्काइलेशन और एसाइलेशन का फर्क क्या है वो सुनिए। पहले अपने को बेंजीन तो बनानी है, ये मैंने बना दी क्या, बेंजीन। इसकी रिएक्शन करवानी है अपने को एल्काइल हैलाइड्स के साथ। अब एल्काइलेशन होगा तो एल्काइल हैलाइड चाहिए अपने को। ये CH3 यहाँ पे अपने को प्लस होगा और यहाँ पे क्या होगा, माइनस, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा। Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी अपने पास, ज्यादा। क्या चाहिए अपने को, एनहाइड्रस या निर्जल
AlCl3 चाहिए। क्या चाहिए अपने को? निर्जल AlCl3। अब जब भी निर्जल AlCl3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो अपने को पता है कि इसके अंदर जो है वो H+ होता है जो इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करेगा, और इसके अंदर जो है वो CH3 जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करेगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा अपने को CH3 अपने पास कहाँ आ जाएगा? यहाँ, और प्लस HCl कहाँ निकल जाएगा? बाहर। इसे अपन बोलते हैं कौन सा? टोलुइन बोलते हैं। इसे अपन क्या बोलेंगे? टोलुइन। ओके, तो ये अपने पास अब ये CH3 की जगह अपन C2H5 लेके भी रिएक्शन किया जा सकता है, तो वो अपने पास हो जाएगा कौन सा? इथाइल बेंजीन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा अपने पास? इथाइल बेंजीन। चलिए, ये फ्रीडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन थी। अब अपन पढ़ते हैं कौन सी? फ्रीडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडेलक्राफ्ट एसाइलेशन के अंदर क्या है? एक एसिल ग्रुप आता है। कौन सा ग्रुप आता है? एसिल ग्रुप। एसिल ग्रुप होता है CH3 C डबल बॉन्ड O। ये वाला जो ग्रुप है, इस ग्रुप को बोलते हैं अपन कौन सा? एसिल ग्रुप। इस वाले ग्रुप को अपन बोलते हैं कौन सा? एसिल ग्रुप। अब ये एसिल ग्रुप जो है, एसिल ग्रुप जो है, एसिल ग्रुप के अंदर एसिल ग्रुप के साथ वहां पे जो एक वैलेंसी है वहां पे कुछ ना कुछ अपने को क्या जोड़ना पड़ेगा? नेगेटिव वाला जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे अपन एसिल क्लोराइड यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं अपन? एसिल क्लोराइड। तो चलिए, ये अपन ने ले ली क्या? बेंजीन। बेंजीन के अंदर अपने को रिएक्शन करवानी है अपने को CH3 C डबल बॉन्ड O और ये Cl। इसे अपन एसिल क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एसिल क्लोराइड। अब जब एसिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे, किसकी प्रेजेंस चाहिए अपने को? प्रेजेंस चाहिए अपने को निर्जल AlCl3। क्या चाहिए अपने को? निर्जल AlCl3। अब जब भी निर्जल AlCl3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो जो प्रोडक्ट है वो अपने पास बनेगा क्या? वो प्रोडक्ट बनेगा अपने पास, चलिए यहाँ पे तो ये इसकी नेगेटिविटी ज्यादा है तो यहाँ पे नेगेटिव चला जाएगा। यहाँ पे कौन सा आ जाएगा पॉजिटिव? ये पूरी होल टर्म CH3CO क्या बिहेव करेगी? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास COCH3 प्लस HCl कहाँ चला जाएगा? बाहर। इसे अपन बोलते हैं एसीटोफिनॉल। इसे बोलते हैं अपन कौन सा? इसे अपन बोलते हैं क्या? एसीटोफिनॉल बोलते हैं। ओके, तो ये अपने पास फ्रीडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन थी। ये अपने पास है फ्रीडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। किसकी प्रेजेंस में होती है? ये हमेशा एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस के अंदर होती है। इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को भूलना नहीं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपने पास कौन सी? योगज अभिक्रियाएं। कौन सी है अपने पास? योगज अभिक्रिया। योगज अभिक्रिया मतलब अपने को पढ़ना है कौन सा? एडिशन कैसे होगा। अब जब भी अपन इसके अंदर एडिशन की बात करें, एक रिएक्शन में आपको और बता देता हूं। ये फ्रीडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन थी, अपने पास ये आएगी कौन सी? फ्रीडेलक्राफ्ट एसाइलेशन हो जाएगी। फ्रीडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन है और एक है अपने पास कौन सी? फ्रीडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। चलिए, योगज अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रियाएं? योगज अभिक्रियाएं। योगज अभिक्रियाएं के अंदर अपने को करवाना है एडिशन करवाना है ना। क्या करवाना है अपने को? एडिशन। निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में यदि मान लीजिए बेंजीन के अंदर, ये बेंजीन है, यहां पे मुझे इसका रिडक्शन करवाना है। किसकी प्रेजेंस में? मान लीजिए निकल उत्प्रेरक है, निकल कैटलिस्ट। क्या है अपने पास? निकल कैटलिस्ट। तो यहाँ पे अपने को ये जो ट्रिपल बॉन्ड लगे हुए हैं इसके अंदर, इनको यदि अपने को हटाना है तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने जोड़ने पड़ेंगे? 1 2 3 4 6 जोड़ने पड़े। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ? 3 कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा इसे बोलेंगे अपन साइक्लोहेक्सीन। इस वाले कंपाउंड को अपन बोलेंगे कौन सा? साइक्लोहेक्सीन बोलेंगे। इस वाले कंपाउंड को अपन बोलेंगे कौन सा? साइक्लोहेक्सीन। मींस यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा, फिर उसके बाद में ये क्या बन जाएगा अपने पास? साइक्लोहेक्सीन बन जाएगा। साइक्लोहेक्सीन बन जाएगा। इसको अपने को थोड़ा सा निकल के साथ इसको हीट कर दिया। नेक्स्ट जो है रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें अपन तो ये आती है बेंजीन। ले लीजिए अपन, क्या ले लीजिए? बेंजीन।
ये ले लिया अपन ने क्या, बेंजीन। बेंजीन की रिएक्शन करवानी है अपने को Cl2 के साथ, किसके साथ करवानी है, Cl2 के साथ। और जब भी Cl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, प्रेजेंस चाहिए अपने को कौन सा, यूवी लाइट। प्रेजेंस चाहिए अपने को कौन सा, यूवी लाइट। टेम्परेचर यदि मान लीजिए, ठीक है, अपने को चाहिए कौन सा, यूवी लाइट की प्रेजेंस में इसके साथ रिएक्शन करवाई जाएगी। तो यहाँ पे जो Cl2 है, यहाँ पे टेम्परेचर की बात करें अपन, तो यहाँ पे अपने पास 500 केल्विन के समथिंग रख सकते हैं इसको। और यहाँ पे जो Cl2 है वो बन जाएगा अपने पास एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक Cl इधर, यहाँ Cl, यहाँ भी Cl, और यहाँ पे भी आ जाएगा कौन सा, Cl। बाहर जो जाएगा उसे अपन बोलेंगे कितने, 6Cl2, और बाहर जाएगा 6HCl। क्या बाहर जाएगा अपने पास, 6 हाइड्रोजन। यहाँ से जो 6 हाइड्रोजन है वो 6Cl के साथ बाहर जाकर क्या बना देंगे, 6HCl बना देगा। क्या बना देगा अपने पास, 6HCl। और यहाँ इस वाले जो प्रोडक्ट है, इस वाले प्रोडक्ट को अपन बोलते हैं कौन सा, C6। इस वाले जो प्रोडक्ट है इसे अपन बोलते हैं कौन सा, C6H6, और यहां बन जाएगा अपने पास कौन सा, Cl6। और ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट कहलाता है अपने पास कौन सा, गैमेक्सिन। ये वाला जो प्रोडक्ट है इसे अपन बोलते हैं कौन सा, गैमेक्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन, गैमेक्सिन। तो ये थी अपने पास कौन सी, एडिशन रिएक्शन। इसके अंदर हाइड्रोजन को ऐड करवा दिया ना, इसके अंदर Cl2 को अपन ने ऐड करवा दिया, तो इसके अंदर ये रिएक्शन हो गई अपने पास कौन सी, गैमेक्सिन हो गई। कौन सी रिएक्शन हो गई अपने पास, गैमेक्सिन वाली। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये वाला रिएक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये वाला रिएक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपने पास एकल प्रतिस्थापी बेंजीन में क्रियात्मक समूह का निर्देशात्मक प्रभाव क्या होता है। निर्देशात्मक जो प्रभाव है वो क्या होता है एकल प्रतिस्थापी बेंजीन में। ऑर्थोपेरा, इसमें दो प्रकार की ग्रुप आते हैं, एक तो ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग आता है और एक आता है मेटा। तो ये वाला है फर्स्ट ऑर्थोपेरा निर्देशक समूह, जिसे ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं। क्या होता है ये वो सुनिए। ये समूह बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाते हैं साहब। ये हमेशा किसको बढ़ाते हैं साहब, इलेक्ट्रॉन घनत्व को। किसमें, बेंजीन वलय में। ये सक्रियणकारी समूह एक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाते हैं। प्रभाव क्या है इनका, इनका प्रभाव जो है आने वाले प्रतिस्थापी को ऑर्थो मतलब 2,6 पे, ऑर्थो पे 2,6 और पैरा मतलब 4 पोजीशन पे स्थितियों पे निर्देशित करता है। इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, OH आ सकता है, NH2 आ सकता है, NHR आ सकता है, OHCH3 आ सकता है, CH3, C2H5 हेलोजन आ सकती है। नोट, हेलोजन ClBr निष्क्रियणकारी है, डीएक्टिवेटिंग होते हैं, फिर भी ये ऑर्थोपेरा निर्देशिक समूह होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, Cl और कौन है, Br और I, लेकिन फिर भी ये ऑर्थोपेरा निर्देशक का समूह है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने आपको +R और -R इफेक्ट में बता दी थी, एक बार मैं आपको फिर बता देता हूं। यहां ऊपर आ गया अपने पास, मान लीजिए NH2, क्या आ गया, NH2। अब इसके अंदर अपने को क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या करना है, बढ़ाना है। जब भी इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा अपने पास यहाँ, ये वाला बॉन्ड जो है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ। ये समूह बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाता है। ये जो अपने पास सब्स्टिट्यूटेड जो ग्रुप है वो इसके अंदर क्या दे देगा, अपने पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा इसको, और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये जो प्रोडक्ट है वो इस प्रकार बन जाएगा। एक तो इधर आ जाएगा, इधर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ NH2 आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा प्लस चार्ज, और इधर सॉरी हाँ इधर तो आ जाएगा प्लस चार्ज, और यहाँ चल जाएगा कौन सा, नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट ग्रुप की बात करें अपन, नेक्स्ट की बात करें तो ये वाला बॉन्ड जाएगा यहाँ पे, ये वाला चार्ज आ जाएगा अपने पास यहाँ पे। NH2 चार्ज रहेगा यहाँ पे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते यहाँ पे चार्ज कौन सा आएगा, प्लस। रोटेट, रिंग में रोटेट कौन करेगा, नेगेटिव चार्ज। अगेन जो है, अगेन ये वाला जो चार्ज है, ये वाला चार्ज आएगा यहाँ पे, ये वाला चार्ज आएगा यहाँ पे।
ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ स्ट्रक्चर बनेगा अपने पास ये वाला इधर चला जाएगा। तो चार्ज की बात करें अपन, तो इधर रहेगा और एक अपने पास कौन सा इधर रहेगा, यहाँ चार्ज आएगा कौन सा नेगेटिव, यहाँ आ जाएगा NH2 प्लस। और चार्ज की बात करें तो रिंग के ऊपर जो रोटेशन चार्ज चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, चार्ज नेगेटिव। कौन सा चार्ज चल रहा है इसके अंदर, नेगेटिव। अंतिम जो है लास्ट स्टेप जो इसका है वो देखिए आप, लास्ट स्टेप के अंदर ये वाला चार्ज यहाँ आ जाएगा, ऊपर वाला वापस ऊपर चला जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा अपने पास, यहाँ आ जाएगा कौन सा NH2 और ये चार्ज इस प्रकार आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी क्या बन जाएगी अपने पास, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कौन सी स्ट्रक्चर बन जाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जितने बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं, जितने बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एक रूल्स है, जितने बॉन्ड पार्टिसिपेट करेंगे उससे हमेशा प्लस एक हमेशा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ज्यादा बनेगी। कितनी बनेगी अपने पास, ज्यादा बनेगी। जैसे 1 2 3 और 4 है, तो 1 2 3 4 और ये 5 बनी है इसकी। कितनी बनी अपने पास, 5। कोई कंफ्यूजन है क्या, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपने पास मेटा निर्देशिक समूह। कौन सा समूह है, मेटा निर्देशिक समूह। मेटा निर्देशिक समूह ये होते हैं कि ये समूह बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन घनत्व को खींचते हैं साहब। ये इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ये निष्क्रियणकारी समूह होते हैं। ये आने वाले प्रभाव प्रतिस्थापी मतलब मेटा 3 और 5 पोजीशन पे ये स्थिति पर निर्देशित करते हैं। 3 और किस पे, 5 पोजीशन पे ये निर्देशित करते हैं। उदाहरणतः NO2 है, CN है, CHO है, COR है, COOH है, COR और ये अपने पास कौन सा SO3H है। चलिए मैं एक ग्रुप के साथ करके बता देता हूं आपको। मैं यदि आपको एक ग्रुप के साथ यदि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करके बताऊं, मैं आपको है ना एक ग्रुप के साथ इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करके बताऊं ना, तो चलिए यहां लिख दीजिए अपन, यहां बॉन्ड बना लीजिए, यहां बॉन्ड बना दीजिए, यहां बनवाए। यहां आ जाएगा अपने पास N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां एक लोन पेयर है और ये इसका दूसरा लोन पेयर। ओके, चलिए फर्स्ट बार क्या होगा इसके अंदर कि ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है वो चला जाएगा यहाँ पे, और ये वाला जो बॉन्ड है ये पार्टिसिपेट करेगा अपने पास यहाँ पर। तो देखिए यहाँ अंदर से पहले तो क्या हुआ था, इस वाली रिंग स्ट्रक्चर के अंदर क्या था, बाहर से सब्स्टिट्यूट से रिंग के अंदर आया था। जबकि इस वाली पोजीशन के अंदर क्या होगा, अंदर का जो कहां जा रहा है, बाहर जा रहा है। तब जब अंदर का बाहर जाएगा तो सिचुएशन क्या बनेगी, इन दोनों बॉन्ड को मैंने टच किया नहीं, इन दोनों को ऐसा कैसा रख लो। सिंगल बॉन्ड का क्या हो जाएगा अपने पास, डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का क्या हो जाएगा अपने पास, डबल बॉन्ड। यहां आ जाएगा अपने पास कौन सा O, और इधर रह जाएगा डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे लोन पे रह जाएंगे 3। और जैसे ही 3 आएंगे तो चार्ज कौन सा लगेगा, नेगेटिव। चार्ज कौन सा लगेगा, नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा कौन सा, पॉजिटिव। चार्ज कौन सा आ जाएगा अपने पास, पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, चलिए ये अब ये बॉन्ड खिसकेगा यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड जो है वो कहाँ खिसकेगा अपने पास, यहाँ पर। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, ये वाला जो बॉन्ड है अपने पास खिसकेगा यहाँ पर। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, ये इधर आ गया, ये बॉन्ड इधर आ गया, यहाँ पे चार्ज ऊपर तो ऐसा का ऐसा N, यहाँ आ जाएगा O सिंगल बॉन्ड, चार्ज आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे जो रहेगा वो चलेगा कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चलेगा अपने पास, पॉजिटिव चार्ज। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है अपने पास रोटेशन करवाना है किसका, बॉन्ड का। तो ये वाला जो बॉन्ड है वो चला जाएगा अब यहाँ पे, तो प्लस चार्ज कहाँ चला जाएगा, वहां पर। किसको टच नहीं किया, इस वाले बॉन्ड को टच नहीं किया। ये वाला बॉन्ड कहाँ पे, यहाँ आ गया, ऊपर वाले को अपन ने टच किया नहीं है, इसको अपन ने O बना दिया ऐसा का ऐसा। यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। चलिए चार्ज रहेगा कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा रहेगा अपने पास, पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पे कम है
यहाँ पे गया और यहाँ पे गया, किस पे नहीं गया, इस पे नहीं गया, इस पे नहीं गया, तो आने वाला जो होगा ग्रुप वो कहाँ अटैक कर जाएगा अपने पास, यहाँ अटैक कर जाएगा। अंतिम जो है, अंतिम स्टेप होगा, ये वाला जो पेड़ है, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये वाला चला जाएगा अपने पास यहाँ चला जाएगा। तो जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा अपने पास इस प्रकार से, और यहाँ N आ जाएगा, यहाँ O आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा, एक लोन पेड़ और दो लोन पेड़, तो ये बन जाएगा अपने पास कौन सा, नाइट्रोबेंजीन। किसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये साहब, नाइट्रोबेंजीन की। किसकी स्ट्रक्चर है ये, नाइट्रोजन। तो देखिए प्लस चार्ज जो है वो यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे कहाँ नहीं गया, एक तो इसकी दोनों मेटा पोजीशन के ऊपर गए नहीं। कौन सी पोजीशन है ये, इसकी मान लीजिए अपने पास 1 1 2 3 4, और ये कौन सी हो जाएगी 5, 1 2 3 4। जैसे इसकी यदि मैं नंबरिंग दूं ना, तो ये क्या कौन सा, मान लीजिए 1, ये 1 2 3, ये 2 3 4, और ये जो 5 है अपने पास, ये 1 2 3 4 और 5, तो ये कौन सी पोजीशन पे है, 3 पे और किस पे, 5 पे, 3 और 5, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन देख लीजिए आप एक तो, ठीक है, एक इसकी ये वाली पोजीशन देख लीजिए, यहाँ पे अटैक वो कर जाएगा। तो अपने पास ये नाइट्रोबेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था। ओके, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। बस आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि जब भी पैरा और ऑर्थो और पैरा होगा तो वो हमेशा रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन को देगा, और जबकि मेटा होगा तो वो हमेशा रिंग से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, खींच लेगा। रिंग से स्ट्रक्चर सॉरी उसके अंदर अपने पास जो स्ट्रक्चर बना था वो बना था किसके 2 6 है ना, और पैरा कौन सा वाला 4 था, तो रिमेनिंग कौन सा रह गया 3, और कौन सा रह गया 5 रह गया, तो ये अपने पास आ जाएगा कौन सा 3 और 5 आ जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट देखिए, निर्देशात्मक प्रभाव के कारण इसके क्या क्या है, रीजन ऑफ डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंसेस का रीजन क्या क्या। फर्स्ट एक तो आता अनुनाद प्रभाव, प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट। ऑर्थो पैरा निर्देशित समूह में OH या NH2 समूह अपने लोन पेयर, कौन से पेयर के कारण, लोन पेयर को वलय में दान करते हैं अनुनाद द्वारा, जिससे ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। कौन सा बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। मेटा निर्देशक में जैसे NO2 ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, NO2 है, CHO ग्रुप है, ये वलय से इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, खींच देते हैं, ये अनुनाद द्वारा, जिसमें ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ही कम हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन घनत्व देखिए, ऑर्थो और पैरा के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व प्लस प्लस चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही कम है, और मेटा स्थिति अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय रहती है। जो मेटा जो होता है उसके अंदर अधिक सक्रिय रहता है। एक आएगा प्रेरणिक प्रभाव, कौन सा प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव जिसे माइनस आई प्लस आई इफेक्ट कहते हैं, अपन ने ये पहले ही पढ़ रखा है। एल्काइल समूह जैसे CH3 कौन सा प्रभाव दर्शाते हैं, प्लस आई इफेक्ट दर्शाते हैं, जिससे वलय सक्रिय होती है और ऑर्थो पैरा निर्देशन हो जाता है, जिससे क्या होता है कि जो वलय जो होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, और वो ऑर्थो पैरा क्या हो जाते हैं अपने पास डायरेक्टिंग हो जाएंगे। ओके, तो ये दो इफेक्ट जो है कौन सा, एक तो प्लस आर इफेक्ट है, और एक अपने पास प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट जो है, ये प्रभाव अनुनाद प्रभाव और प्रेरक प्रभाव भी इसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन आंसर। बेंजीन में प्रत्येक कार्बन परमाणु पर किस प्रकार संकरित होता है, किस प्रकार का संकरण होता है, सब मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग के अंदर, मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया था कि इसके अंदर जितने भी हाइड्रोजन होते हैं, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इसके अंदर ये वाला कार्बन या कोई भी कार्बन देख लीजिए, ये कार्बन जितने भी कार्बन हैं उनके अंदर सारों पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आता है, sp2 आता है। कौन सा आता है, sp2। तो चलिए कौन सा आंसर है इसका अपने को sp2, कौन सा sp2। एक आते फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, AlCl3, कौन सा, वो भी निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपने पास बेंजीन को 300 सेंटीग्रेड पर निकल उत्प्रेरक के साथ, अभी अपन ने बताया था ना, निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा अपचित करने पर क्या बनता है, टोल्यूइन बनती है क्या, साइक्लोहेक्सेन, बिल्कुल साहब साइक्लोहेक्सेन बनती है। क्या बनती है अपने पास, साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा एरोमेटिक यौगिक नहीं है, चलिए इसका आंसर बताइए फटाफट, इनमें से कौन सा एरोमेटिक यौगिक नहीं है, इनमें से कौन सा एरोमेटिक यौगिक नहीं है। फर्स्ट वाला
इनमें से कौन सा एरोमेटिक यौगिक नहीं है? फिरॉन, फिरॉन है क्या? पाइरोल है। 1,3 जो है अपने पास कौन सा? साइक्लोब्यूटाडाइन, 1,3 साइक्लोब्यूटाडाइन है। और अपने पास कौन सा वाला है? और अपने पास है 1,3 साइक्लोब्यूटाडाइन, पिरिडीन है। कौन सा? पिरिडीन। तो चलिए कौन सा नहीं है अपने पास? थर्ड वाला 1,3 साइक्लोब्यूटाडाइन नहीं है, 1,3 साइक्लोब्यूटाडाइन नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपने पास बेंजीन की नाइट्रीकरण अभिक्रिया में सक्रिय इलेक्ट्रोफाइल कौन है साहब? सक्रिय इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल में मैंने कहा था HNO3 है। कौन सा? HNO3। ये जब भी डिकम्पोज होगा तो NO2 प्लस देगा और देगा क्या अपने पास? OH माइनस। तो यही तो अपने पास इलेक्ट्रोफाइल है, सक्रिय है ना। तो इसके अंदर आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन है सी, ऑप्शन सी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए, बेंजीन वलय पर NH2 समूह की उपस्थिति इसे बनाती है, NH2 जो समूह है वो इलेक्ट्रोफिलिक को एक्टिवेटिंग इफेक्ट बनाती है या डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट बनाती है? तो आप सबको पता होगा कि इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन के लिए ये हमेशा क्या बनाती है? एक्टिवेटिंग बनाती है। क्या बनाती है अपने पास? एक्टिवेटिंग इफेक्ट बनाती है। कौन सा इफेक्ट बनाती है ये? एक्टिवेटिंग इफेक्ट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आज की क्लास के अंदर अपन यहां तक ही पढ़ेंगे और इसी के साथ हमारी जो लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा, जो प्रतियोगी परीक्षा है, उसका जो सिलेबस है वो हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। हमने फर्स्ट यूनिट से लेके अपन ने 10th यूनिट तक का बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दी है। उम्मीद करूंगा कि आपको ये सिलेबस बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। आगे की पढ़ाई बहुत अच्छे से कीजिएगा। एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है, आपका एग्जाम की डेट भी फिक्स है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके लिए बहुत अच्छा सा कंटेंट तैयार कर पाऊं और आपकी सिलेक्शन में मेरी भी कुछ भागीदारी हो सके। ठीक है, तो आगे की जो क्लासेस होगी, आगे की जो अपन ऑब्जेक्टिव क्लास अपन जो लेने जाएंगे उसके बारे में भी आपको अवगत करा दिया जाएगा। उम्मीद करूंगा कि आपको पूरी सिलेबस जो मैंने पढ़ाया है वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए, धन्यवाद।